हेलो फ्रेंड, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके 11 जुलाई 2023 का 10 क्वेश्चन देखेंगे और उन क्वेश्चन को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं इन 10 क्वेश्चन को। आप लोग को अभ्यास प्रश्न दिया गया था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वक्त दिया गया था जिसमें पहला था JIMEX23, उसके भागीदारी में उसके सामने बताया गया था जापान। दूसरा था AIME-23, उसके आगे बताया गया था ऑस्ट्रेलिया। तीसरा युग्मक था SINLEX-23, जिसके आगे बताया गया था श्रीलंका। उपयुक्त में से कितने कथन सम्मिलित है आपको बताना था। ऑप्शन दिया था केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केवल दो। आइए इन प्रश्नों को और विस्तार से जानते हैं। हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 यानी JIMEX-23 का 7वां संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया, इसलिए युग्मक ए सम्मिलित है। यह संस्करण 2012 में अपनी स्थापना के बाद JIMEX की 11वां वर्षगांठ का प्रतीक है, जबकि AIME 2023 आसियान भारत समुद्री अभ्यास है। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारतीय नौसेना और आसियान नौसेना को एक साथ मिलाकर काम करने और समुद्री क्षेत्र में निर्बाध संचालन करने का अवसर प्रदान करना है, इसलिए युग्मक दो सम्मिलित नहीं है। वहीं SINLEX 2023 भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है। इसका उद्देश्य संयुक्त रूप से बहुआयामी समुद्री संचालन करते हुए अंतर संचालिता को बढ़ाना, आपसी समझ में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रार्थनाओं का उद्देश्य संयुक्त रूप से बहुआयामी समुद्री संचालन करते हुए अंतर संचालिता को बढ़ाना, आपसी समझ में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रार्थनाओं का आदान प्रदान करना, इसलिए युग्मक 3 सम्मिलित है। इस प्रकार केवल 2 कथन सही है, इसलिए विकल्प बी सही है। आज का पहला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है। पहला कथन है, यह चंद्रमा की सतह पर उतरने का भारत का तीसरा प्रयास है। दूसरा कथन है, करीब 1 महीने बाद चंद्रमा पर इसकी लैंडिंग होगी। तीसरा कथन है, इसमें ऑर्बिटल शामिल नहीं है। उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, केवल 1। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में इसरो ने 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच चंद्रयान 3 लॉन्च करने का ऐलान किया है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरने का भारत का दूसरा प्रयास है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। लगभग 1 महीने बाद अगस्त के मध्य में चंद्रमा पर इसकी लैंडिंग होगी, इसलिए कथन 2 सही है। चंद्रयान 2 मिशन के विपरीत चंद्रयान 3 में ऑर्बिटल शामिल नहीं है, इसलिए कथन 3 सही है। लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र दिवस के लिए संचालित करने और डेटा एकत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। लैंडिंग के बाद रोवर खुद को लैंड से अलग कर लेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर प्रयोग करेगा और डेटा एकत्रित करेगा। इस प्रकार केवल एक कथन ही सही नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही है। आज का अगला प्रश्न है, UNFCCC के COP27 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ। कथन 2 है, इसके तहत AWARE लॉन्च किया गया। कथन 3 है, इसके तहत लॉस एंड डैमेज फंड की शुरुआत की गई। उपयुक्त ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सभी 3। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। बीते 4 जुलाई को पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञ इसे गंभीर समस्या मानते हुए कह रहे हैं कि UNFCCC के सदस्य देशों को अब COP27 की सिफारिशों का पालन करने की ज़रूरत है। अब आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी UNFCCC की COP27 का आयोजन नवंबर 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था, इसलिए कथन 1 सही है। COP27 ने कमज़ोर देशों को लॉस एंड डैमेज वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, इसलिए कथन 3 सही है। इसी के साथ मुख्य जलवायु परिवर्तन समस्या और संभावित समाधान दोनों में जल के महत्व को प्रतिबिंबित करने के लिए एक्शन ऑन वाटर एडॉप्टेशन रीजेलियंस इनिशिएटिव यानी AWARE शुरू किया गया, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। आज का अगला प्रश्न है, रुपयों के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेन देन में रुपए के उपयोग को कम करना शामिल है। दूसरा कथन है, इसमें आयात और निर्यात व्यापार के अलावा अन्य चालू खाता लेन देन के लिए रुपये को बढ़ावा देना शामिल है। तीसरा कथन है, यह भारतीय व्यवसायों के लिए मुद्रा जोखिम को कम करता है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, केवल दो। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। वर्तमान समय में भारत रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक रोडमैप पर जोर देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के अंतर्विभागीय समूह यानी आईडीजी ने कहा है कि रुपये में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की क्षमता है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेन देन में रुपये का उपयोग करना शामिल है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसमें आयात और निर्यात व्यापार के अलावा अन्य चालू खाता लेन देन के लिए रुपयों को बढ़ावा देना और इसके बाद पूंजी खाता लेन देन में इसका उपयोग करना शामिल है, इसलिए कथन दो सही है। सीमा पार लेन देन में रुपये का उपयोग भारतीय व्यवसायों के लिए मुद्रा जोखिम को कम करता है, इसलिए कथन तीन सही है। इस प्रकार केवल दो कथन सही है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, मानहानि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह केवल आपराधिक कानून के तहत अपराध है। दूसरा कथन है, अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अधिकार पूर्ण प्रकृति का है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा की प्रदान है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केवल एक। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि मामले में एक राजनीतिक दल के नेता की सजा को बरकरार रखा है। बता दें कि भारत में मानहानि को आपराधिक या दीवानी के रूप में वर्गीकृत किया गया। मानहानि के दोनों प्रकार भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और नागरिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते हैं, इसलिए कथन एक सही नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान है, इसलिए कथन तीन सही है। भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित है। हालांकि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और व्यक्तियों की प्रतिष्ठा के हित में इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। इस प्रकार केवल एक कथन सही है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक संधि है। दूसरा कथन है, इसमें विश्व बैंक की मध्यस्थता थी। तीसरा कथन है, इसमें 6 नदियाँ के जल का बंटवारा शामिल है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, केवल दो। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को लेकर चल रहे विवाद में अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए कथन एक सही नहीं है और कथन दो सही है। इस संधि ने निर्धारित किया कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियां का पानी भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे साझा किया जाएगा, इसलिए कथन तीन सही है। इसने भारत द्वारा कुछ गैर उपभोग कृषि और घरेलू उपयोगों को छोड़कर 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया गया, जबकि 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज का आवंटन अप्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत को किया गया। इस प्रकार केवल दो कथन सही है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी है विश्व व्यापार संगठन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी UNCTAD ने अपनी विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में प्रकाशित की है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह रिपोर्ट विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के रुझानों की जानकारी प्रदान करती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI 2022 में 12% गिर गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के विकासशील देशों में आने वाला FDI कुछ देशों में अत्यधिक केंद्रित था, जैसे चीन
और हांगकांग, सिंगापुर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूए भारत और आसियान क्रमशः 10 और 5% की वृद्धि के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के सबसे उत्साहजनक प्राप्तकर्ता थे। चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई मेजबान देश रहा, जहां 5% की वृद्धि देखी गई। अगला प्रश्न है, उच्च समुद्र संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह किसी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा और सतत उपयोग सुनिश्चित करेगी। दूसरा कथन है, इसमें समुद्री आनुवांशिक संसाधनों से ज्ञान, प्रौद्योगिकी और लाभों को समान रूप से साझा करने की अनुमति देने का प्रावधान शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल दो। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने एक उच्च सागर संधि का प्रस्ताव रखा जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों को समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा और सतत उपयोग सुनिश्चित करेगी, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इस संधि में समुद्री आनुवांशिक संसाधनों से ज्ञान, प्रौद्योगिकी और लाभों को समान रूप से साझा करने की अनुमति देने का प्रावधान शामिल है, इसलिए कथन दो सही है। इस संधि में कहा गया कि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे के क्षेत्रों में समुद्री संसाधनों के किसी भी नए दोहन से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन पूरा किया जाना चाहिए। इस प्रकार केवल बी विकल्प सही है। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, टोमेटो मैजोक वायरस यानी TOMV तरबूज, बैगन, टमाटर, गाजर, सलाद, अजवाइन, कद्दू आदि को प्रभावित करता है। कथन दो है, कुकुम्बर मोजैक वायरस यानी CMV तंबाकू, मिर्च और कुछ सजावटी पौधों को प्रभावित करता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में 2 मोजैक वायरस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में टमाटर की फसल को प्रभावित किया। इन 2 मोजैक वायरस का नाम टोमेटो मोजैक वायरस है, कुकुम्बर मोजैक वायरस है। बता दें कि टोमेटो मोजैक वायरस यानी TOMV विगर्वेरेडी परिवार से संबंधित है। यह टमाटर, तंबाकू, मिर्च और कुछ सजावटी पौधों को प्रभावित करता है, इसलिए एक कथन सही नहीं है। वहीं कुकुम्बर मोजैक वायरस यानी CMV खीरा, तरबूज, बैगन, टमाटर, गाजर, सलाद, अजवाइन, कद्दू और कुछ सजावटी पौधों को प्रभावित करता है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। यदि समय पर उचित उपचार न किया जाए तो दोनों वायरस 100% फसल नुकसान का कारण बन सकते हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में SALVEX अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया USA, ऑप्शन बी है भारत फ्रांस, ऑप्शन सी है भारत अमेरिका, ऑप्शन डी है जापान इंडोनेशिया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, भारत और अमेरिका। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में SALVEX यानी SLAVX 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया। SALVEX अभ्यास का 7वां संस्करण 26 जून से 6 जुलाई तक को कोची में आयोजित किया गया था। बता दें कि SALVEX से भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना यानी INUSN का बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान यानी EOD अभ्यास है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस वर्ष के अभ्यास में भारत और अमेरिकी नौसेनाओं की भागीदारी देखी गई, जिसमें विशेषज्ञ गोताखोर और EOD टीमों के अलावा INS निरीक्षक और USNS सॉल्वर जहाज शामिल। भारत और अमेरिकी नौसेना 2005 से इस अभ्यास में भाग ले रही है। आज का ये अभ्यास प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना है। अभ्यास प्रश्न है कि स्वाहिली भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह दुनिया में 10 सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। कथन दो है, यह अफ्रीकी संघ की एक आधिकारिक भाषा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? आप इनका जवाब दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में।